हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं ललित गौर, एसी ट्रेनी CISF। सर सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन UPSC CAPF 2021 एग्ज़ाम, और उसी एग्ज़ाम में सर ने अपने इंटरव्यू में 100 मार्क्स स्कोर किए थे। जैसा कि हम सभी को पता है 2024 एग्ज़ाम UPSC CAPF एग्ज़ाम के इंटरव्यू आने ही वाले हैं। सभी बच्चे अपने डेफ भर चुके हैं और फिजिकल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज सर से हम इंटरव्यू की प्रोसेस के बारे में, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उस पर चर्चा करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? सर जैसा कि आपको पता है कि सर इंटरव्यू आने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के, और आपने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सर आप इंटरव्यू के ब्रीफ के बारे में बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू एज सच इज़ नॉट अ टर्म, बट रादर दे कॉल इट PT, दैट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट इस तरीके से है कि विद इन अ गिवन टाइम दे ट्राई टू पीप इनटू योर पर्सनैलिटी, कि वो आप कुछ सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करके, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उसके लिए वो आपको एक सेट पैरामीटर्स का फॉर्म देते हैं विच इज़ कॉल्ड DAF और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें वो आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज़, इंटरेस्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में पूछते हैं। तो एक वो मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके सिलेक्शन को मतलब कि डिटरमाइन कर सकता है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप उसको बहुत ध्यान से भरें, 2-3 लोगों को दिखाइए, इनपुट्स लीजिए, थोड़ा समय लेकर के और भर दीजिए, लास्ट मिनट रश को भी अवॉइड करते हुए। यू फिल इट वेरी वेरी कॉशियसली एंड नॉट कैजुअली। तो जैसे कि आप उसमें कोई भी हॉबी भरते हैं या कोई भी इंटरेस्ट भरते हैं, तो वो इस तरीके से लिखा जाए कि जिसके बारे में आपको एक्चुअल नॉलेज हो। आपको लग सकता है कि वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी बात है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि गार्डनिंग वगैरह जो है वो दे डू नॉट साउंड एज ए वेरी मैग्नानिमस काइंड ऑफ ए हॉबी और समथिंग लाइक दैट। बट इन एसेंस अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी लर्नेड एंड क्वालिफाइड पीपल, और उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि कभी कभी हमारी इतनी उम्र भी नहीं होती, तो दे आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दोज डायमेंशंस जहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो जो आपकी हॉबी है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके डेफ में लिखिए। अब हुआ सर, होता कैसा है कि जैसे कि अब बच्चे डेफ भर चुके हैं, तो अब वो ऐसा कुछ बच्चों के डाउट्स ऐसे आ रहे हैं कि मैंने डेफ में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी हैं, ऐसी हॉबी भर दी हैं जो मैंने कभी की नहीं है, या फिर मुझे 5 साल से नहीं की, 10 साल से नहीं की। तो अब उस चीज़ को वो कैसे अप्रोच करें? देखिए, उसका तो एक ही सोल्यूशन है टू से कि अभी आपके पास जो भी समय बचा है उसमें उसको पढ़िए, करिए, उसके बारे में जानिए, यूट्यूब से, इंटरनेट से, बुक से, जैसे भी। क्योंकि नाउ दैट इट इज़ रिटन इन द डॉक्यूमेंट इट इज़ वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड। तो अगर आपने लेट्स से यू हैव रिटन अबाउट चेस, साइकिलिंग और एनी अदर थिंग, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आई ऑलवेज यूज टू राइट दैट माई हॉबीज इंक्लूड माइथोलॉजी, क्रिकेट, या आई हैव अ वेरी weird kind of interest that other people may find, but I'm very interested in reptiles and snakes, but I had the information about them and the answers ready, इसीलिए मैं उनको लिखता था। सर जैसे कि अब इंटरव्यू की तैयारी चलेगी, बच्चे तैयारी करेंगे, तो एक नेगेटिव माइंडसेट भी आता है। तो सर इस टाइम के दौरान पॉजिटिव माइंडसेट और ऑप्टिमिज्म का क्या रोल है? देखिए, ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज़ है, मतलब आई टेल यू विद एन इंस्टेंस हियर, कि क्या होता है कि आपको एक इंटरव्यू के दौरान भी ऐसी चीज़ें, आपको ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है। जैसे आई रिमेंबर वंस आई वाज गिवन एन SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि आप एक एम्बुश में फंस गए हैं एंड यू आर बीइंग फायर्ड एट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड देयर आर कैजुअलिटीज़ अराउंड यू। तो वहाँ पे आप क्या करें? तो वो भी एक तरह से आपका ऑप्टिमिज्म का टेस्ट है। और वो कैसे डेवलप होगा? जब आप डेली लाइफ में ऑप्टिमिज्म को मेंटेन करते हैं। आपको हर क्षण अपने आप को ये बताना होता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप एक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी तरीके से अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। और वो ऑप्टिमिज्म, वो लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म जब आप मेंटेन करते हैं तो आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं एक अगर एम्बुश में फंसा हुआ हूँ तो मैं फायर बैक करूँगा, मैं एक ईजीएस्ट जो रूट मेरे लिए पॉसिबल है उससे निकलूँगा, दूसरों को क्षति पहुँचाते हुए। तो इस तरीके से मतलब कि आपको देखना है कि पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है। सर मॉक इंटरव्यूज़ और उनका जो फीडबैक है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है इंटरव्यू की तैयारी? देखिए, मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में मतलब मेरी राय ये है कि इट शुड बी बैलेंस्ड। मॉक इंटरव्यूज़ को आपको ये भी नहीं करना है कि 10 बार आपने इंटरव्यूज़ दे डाले और आपने अलग अलग तरीके से एक्यूमुलेट करके इनपुट्स को आपकी जो ट्रू सेल्फ या पर्सनैलिटी उसको ख़राब करें। 1-2 इंटरव्यूज़ दीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप बैठे किस तरीके से हैं, बात क्या कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट, या द वे यू आर स्पेसिंग योर वर्ड्स, उनको आप अगर आपने देख लिया और आपने अपने आप को SRTs और नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे हैंडल किया वो देख लिया, तो बहुत ज़्यादा मॉक ना दीजिए। 1-2 ऑनलाइन, 1-2 ऑफलाइन से आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे। सर इंटरव्यू में जाने से पहले जो अभी हम एक जो भी एस्पायरेंट है, जो भी एक सिविलियन का रोल प्ले कर रहा है, सिविलियन है, तो उसे भी पर्सनैलिटी में क्या वो चेंजेस लाने चाहिए, या फिर कैसे अपनी जीवन शैली को डालना चाहिए कि कल को वो इंटरव्यू में जाए या फिर वो पास भी हो जाए, एक ऑफिसर बनता है, तो उसको उन चीज़ों को मैनेज करने में आसानी?
देखिए, I'll give you an example. There is a batchmate of mine in this very batch itself. He was earlier a sub-inspector in CISF, and he is a person of a very dynamic and military personality, I would say. So he has also, I think, secured the highest marks in interview this year. His name is Pujari Santosh Kumar. So when you speak to the person, you will get to know that he has that background in the aptitude which makes him an asset to the force. So even if you are a civilian and you want to fit into a particular job requirement, your physique, your personality, your body language should reflect on the same, कि आप काम आ सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट में, आप एब्सोल्यूट फिट है. तो उस तरीके से आप अपने आप को बनाइए, अपने आंसर्स उत्तर को उस तरीके से बनाइए, आप अपने फिजिक को उस तरीके से बनाइए, आप अपने पर्सनालिटी में उस तरीके का निखार लेकर के आइए कि एक सिचुएशन में, जैसे कि ऑफ्टन नेवी सील्स टॉक अबाउट, कि अगर आप एक कमरे में घुसते हैं तो उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि इट्स अ रूम. दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एस्केप रूट्स, कि यहाँ से निकला जा सकता है या हमला हो सकता है. तो आप जब मल्टी डिमेंशनल सोचना शुरू करते हैं उस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप एक अच्छा बेहतर इंटरव्यू दे पाते हैं. तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मतलब टेस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप तो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में काफ़ी मज़े होते हैं. तो जैसा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब हम तैयारी कर रहे थे हमें लगता था पेपर 1 पास हो जाए हमारा, जो सबसे बड़ी हर्डल है हमारी ज़िंदगी की. तो जब वो पास हो गया तो हमें लगा कि हमारा फिजिकल पास हो जाए जी, वो हमारी बहुत बड़ी हर्डल है. फिर लगता था मेडिकल में एक बार निकल जाऊँ मैं सब कर लूँगा. फिर इंटरव्यू आया तो लगा बस एक बार इंटरव्यू पास हो जाएगा, मुझे कोई भी फोर्स मिल जाए, मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर लूँगा. अब फाइनल मैं ट्रेनिंग में हूँ. तो आप इस जो जीवन का जो साइकिल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें कभी. फुल्ली अग्री टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा रिटर्न निकल जाए, फिर मैं फिजिकल कर लूँगा, फिजिकल निकल जाए, फाइनल सिलेक्शन, और लाइफ ऐसे ही चलने वाली है. अब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी तो आपके पास सर्विस रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे, फैमिली के चैलेंजेस रहेंगे, बच्चों के चैलेंजेस, पेरेंट्स के चैलेंजेस रहेंगे, आपके खुद के चैलेंजेस रहेंगे प्रोफेशनल. तो उसके लिए क्या करना है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू हैव टू ट्रीट वन डे अलाइक. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि उस डे की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को आप उस दिन डील करिए. पास में बहुत ज़्यादा डेल मत करिए, सीखिए उससे. लेकिन बहुत ज़्यादा वरिंग, एक्सेसिवली वरिंग ऑल्सो डजेंट हेल्प. तो क्या है कि ऑप्टिमिज्म के साथ आप ये देखिए कि इस चीज़ को मैं फ़िलहाल ऐसे डील कर सकता हूँ. दैट इज़ इट. सर जो इंटरव्यू का D-Day होता है, जो फाइनल दिन है, उस दिन की क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? देखिए, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको माइन्यूटली कवर करके अपना बताता हूँ. आई वॉज इन गुड़गांव एंड आई वॉज ट्रेनिंग इन द अकेडमी इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम. So my interview was in the afternoon. I was up at around 7:30, which was contrary to my routine there because I wanted enough sufficient sleep. So I woke up late, a bit late. उसके बाद मैं तैयार हुआ. I had made sure on the previous day itself that I had a very good haircut. My documents were present और उनकी copies थी. I had a working pen, actually pens, और हर एक चीज़ मतलब it was up to the mark that was needed ताकि मैं last minute rush से बच पाऊँ. और मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, आई ऑलवेज कीप 1.5 hours बफर कि गाड़ी पंक्चर हो सकती है या फिर ट्रैफिक मिल सकता है, कोई भी कंटिजेंसी आ सकती है. दूसरी बात यह है, व्हेन यू आर इन दिल्ली, ट्राई एंड टेक द मोड ऑफ कन्वीनियंस और द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज द दिल्ली मेट्रो बिकॉज दैट अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड रश एंड इट इज़ वेरी नियर टू द UPSC भवन एज वेल. तो आप पहुँच जाते हैं. टाइम से पहुँचने से ये फ़ायदा होता है कि आप गेट पे रश्ड अप नहीं लगते और वो चीज़ें आपके चेहरे पे इंटरव्यू के दौरान दिखाई नहीं देती. सर, तो इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपने उनको कैसे टैकल किया या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही कंट्रास्टिंग टू व्हाट पीपल डिफाइन उस तरीके से था. मुझसे सवाल एक भी नहीं पूछा गया था डेफ से. आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द लास्ट सेशन टू बी इंटरव्यूड एंड R.N. Chaube sir walked past me and he said, all the best gentlemen. I walked inside. It was a 10-12 minute affair in which they asked me very generic questions. Tell me 5 schemes, urban Naxals, Aksai Chin, POK, nothing specific, nothing, not a single word from DEF. My DEF was not open. लेकिन वो भी आपके लिए एक लेसन की तरह सर्व करना चाहिए कि ऐसा इंटरव्यू भी हो सकता है जहाँ पे आपसे एक भी सवाल डेफ से ना पूछा जाए. और उस समय आपको हड़बड़ा नहीं जाना है कि ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ डेफ तैयार करके आया. तो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है. हालांकि नाउ इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुश्किल से 60 नंबर आएंगे ना. आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेस अनलेस देयर इज अ मिरेकल इन द रिटन पार्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 55 to 65 marks at the most, but I got 100, which I think was not because of the questions that were asked to me. I did not expect that, but they have their own judging criteria, so you will never get to know.
सकता है। सर एक थोड़ा क्वेश्चन ऐसा फिलोसफिकल है, लेकिन जैसे कि होता क्या है कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, या फिर मुझे एक पर्टिकुलर जॉब लेनी है, या फिर कोई भी एक चीज़ मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिलती है। तो अगर मैं बात जॉब की ही करूँ, तो जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, 2 साल से नहीं हो पा रहा, 3 साल से नहीं हो पा रहा, या फिर फाइनल सिलेक्शन उसका हुआ ही नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, तो क्या ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है? जी बिल्कुल नहीं, मतलब मैं इस क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकता हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स, आई हैव बीन थ्रू द सेम जर्नी माई सेल्फ। बहुत लोगों को भारत में कम से कम ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, हाँ, ये या सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप नालायक हैं, या आप समाज के ढांचे में फिट नहीं होते, या लोग आपकी इज्जत नहीं करते, या इस तरीके से। लेकिन मेरा ये मानना है, एंड आई रेड इट, इट्स अ वेरी पावरफुल कोट, दैट until death all defeat is psychological. If you have not made it to CGL, you will make it to CAPF. If you didn't make it to CAPF, you'll make it to CSC. If you didn't make it to CSC, you'll make it to an MBA, very good MBA. If you didn't make it to an MBA, you'll do a startup. या कुछ ना कुछ आप, अगर आपकी ज़िंदगी में आपने मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से किया है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर है। और सरकारी नौकरी किसी भी चीज़ का ऐसा पैरामीटर नहीं है कि अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो वो ब्रिलियंट आदमी है। It's just a job. This is what parents, society and the aspirants have to realize कि एक नौकरी ही है जिसके लिए आपको मेहनत तो करनी है। लेकिन यहाँ पे फेलियर सिर्फ ये दर्शाता है कि आप इस जो सेट पैरामीटर है इसमें फिट नहीं है। एज पीपल यूज टू से, देयर इज अ कोट एज वेल, कि एक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मछली में कोई गुण नहीं है। तो आपको उस तरीके से अपने आप को देखना है कि it's not the end of the world if you did not get a government job. In fact, people have done wonderfully well and brilliant and exceptional when they were in other fields. सर जैसे कि अब जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर एस्पायरेंट है किसी भी एग्जाम के, तो उनके लिए आपका फाइनल क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप उस चीज़ को एंजॉय करिए, जहाँ भी है उस चीज़ को एंजॉय करिए, क्योंकि हो सकता है उससे बुरा समय हो, उससे अच्छा समय हो, समय एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन जब आप अपने आप को, इफ़ यू आर एबल टू एंजॉय, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू लाइक द ग्राइंड, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, working hard for physicals, everything I used to enjoy. मतलब I used to believe in this philosophy that all of this is going to reflect in a book or a story one day. This is how you should be thinking कि एक ऐसा चरित्र का निर्माण हो रहा है आपका कि आपको सफलता अंततः मिलेगी, लेकिन आप इस चीज़ को भी enjoy करिए। ये कोई लाइफ जो है, it's not to be just passed, ये काटनी नहीं है, आपको enjoy करनी है। तो नौकरी के लिए आप मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम के लिए करते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन जीना छोड़ दें। खुश रहें और enjoy करें, जिस भी काम को करें ईमानदारी से। सर थैंक्स, थैंक यू सो मच सर।